कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा मतलब एकदम विस्तृत एक्सरे लिया गया है, लेकिन ये एक्सरे किसी इंसान के शरीर का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूरे नक्शे का है। हाँ, और अगर उस नक्शे की गहराई में उतरा जाए ना, तो एक नीले रंग का विशाल और धड़कता हुआ जाल दिखाई देगा। बिल्कुल। पूरे राज्य में फैली हुई लगभग 31 प्रमुख नदियां हैं, जो एकदम शरीर की धमनियों और शिराओं की तरह काम कर रही हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक जीवन, ऊर्जा और मिट्टी को खींच के ले जा रही हैं। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन यही है, भूगोल के छात्रों के नजरिए से इस बात को डिकोड करना कि ये जो नदियां, बांध और झीलें हैं, ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि एक पूरा जीवित तंत्र है जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, और उस एक्सरे को देखने पर सबसे पहली बात जो समझ आती है वो ये है कि पानी इंसान द्वारा बनाई गई सीमाओं को नहीं मानता। मतलब जब हम उत्तर प्रदेश के जलतंत्र की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं, यह एक पूरा उप महाद्वीपीय नेटवर्क है। देखिए, इसमें हिमालय के जमे हुए ग्लेशियरों से लेकर तिब्बत के पठारों और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तक का पानी आकर मिलता है। यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। जब नक्शे पे 31 नदियों को देखा जाता है तो इनमें से कुछ तो विशाल नेशनल हाईवे की तरह दिखती हैं। हाँ, जैसे कि गंगा नदी। बिल्कुल, गंगा जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 2525 किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी तक जाती है। या फिर यमुना ले लीजिए, जो यमुनोत्री से निकलकर 1376 किलोमीटर बहती है। हाँ, पर यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ लंबाई का खेल है? मतलब एक नदी जो पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती है, वो अपने साथ ऐसा क्या लाती है जो पूरे राज्य के भूगोल को ही बदल कर रख देता है? मुझे लगता है इसका जवाब गुरुत्वाकर्षण और गति में छिपा है ना? एकदम सही। जब गंगा या यमुना जैसी नदियां हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, तो वे सिर्फ पानी नहीं लाती, वे पहाड़ों को काटती हैं और भारी मात्रा में गाद, जिसे हम सिल्ट कहते हैं, और खनिज लेकर आती हैं। अच्छा, और जब ये पानी मैदानी इलाकों में पहुंचकर धीमा होता है तो वो सारी उपजाऊ मिट्टी उत्तर प्रदेश के मैदानों में बिछ जाती है? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये इलाका कृषि के लिहाज से इतना ज्यादा समृद्ध है। तो मतलब ये नदियां एक तरह से कुरियर सर्विस का काम कर रही हैं, जो पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लाकर खेतों में बिछा रही हैं। लेकिन नक्शे को थोड़ा और ध्यान से देखने पर कुछ और नदियां भी दिखाई देती हैं, जिनका उद्गम स्थल तो भारत में है ही नहीं। हाँ, जैसे कि घाघरा नदी। हाँ, घाघरा। स्रोत बताते हैं कि ये तिब्बत के मेप्चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। मतलब मेप्चाचुंगो नाम भी थोड़ा अलग है, और ये 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तिब्बत से निकलकर नेपाल होते हुए भारत आती है। बिल्कुल। और इसी तरह गंडक नदी भी है, जो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर नुहबाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है और 630 किलोमीटर बहती है। कोसी नदी भी सुनकोसी से निकलकर तिब्बत, नेपाल और बिहार से होते हुए 729 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो इन ट्रांसनेशनल नदियों की मतलब जो कई देशों से होकर बहती हैं, इनकी खासियत क्या होती है? देखिए, इन नदियों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि ये ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, तो गर्मियों में भी इन्हें पानी मिलता रहता है। अरे रुको, अगर ये नदियां ग्लेशियर से आ रही हैं तो गोमती या केन जैसी नदियों का क्या? मतलब गोमती तो गोमत ताल से निकलती है, जो कि पीलीभीत में एक मैदानी झील है, और ये 900 किलोमीटर बहती है। हाँ, और केन नदी भी। हाँ, केन नदी मध्य प्रदेश की कैमूर पर्वतमाला से निकलकर 427 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो क्या मैदानी या पहाड़ी इलाकों से निकलने वाली नदियों का व्यवहार ग्लेशियर वाली नदियों से अलग होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है। मैं बताती हूँ। गोमती, केन या चंबल जैसी नदियां, चंबल जो विंध्य की पहाड़ियों से निकलकर 960 किलोमीटर बहती है, ये मुख्य रूप से बारिश या भूजल पर निर्भर होती हैं। अच्छा, मतलब ये मौसम के हिसाब से चलती हैं। बिल्कुल। ग्लेशियर वाली नदियों में गर्मियों में भी बर्फ पिघलने से पानी आता है, लेकिन पहाड़ या मैदान से निकलने वाली नदियां मौसम के हिसाब से अपना रूप बदलती हैं। मॉनसून के दौरान ये उफान पर होती हैं और गर्मियों में इनका जलस्तर काफी कम हो जाता है। अब यहाँ एक बड़ा विश्लेषणात्मक सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हमारे पास तिब्बत और हिमालय से आने वाला अथाह पानी है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरी ताकत से नीचे आ रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ वो नदियां हैं जो मानसून में अचानक उफान पर आ जाती हैं। अगर इस पूरे पानी को यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये तो पूरे राज्य को डुबो देगा या फिर गर्मियों में सूखा ला देगा। सही कहा। और यहीं पर
भूगोल में इंजीनियरिंग और कूटनीति का प्रवेश होता है। इस अथाह ऊर्जा और अस्थिर जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए ही बांध और बैराज बनाए जाते हैं। मतलब डैम्स? हाँ, ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं है, ये पूरे जल तंत्र के कंट्रोल वॉल्व की तरह काम करते हैं। लेकिन जब कोई नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे चंबल नदी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं को पार करते हुए उत्तर प्रदेश आती है, तो क्या इस कंट्रोल वॉल्व को लेकर राज्यों के बीच विवाद नहीं होता? पानी तो आखिर सबको चाहिए ना। विवाद की स्थिति बिल्कुल बनती है, और इसीलिए ये बांध केवल इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि ये बहुराज्यीय जल प्रबंधन के बहुत ही जटिल समझौते हैं। मल्टी स्टेट वाटर मैनेजमेंट। हाँ, चंबल नदी का ही उदाहरण ले लीजिए। इस नदी के बहाव को किसी एक जगह पर रोकने के बजाय इस पर एक श्रृंखला में बांध बनाए गए हैं, जैसे राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध। अच्छा, इसका मतलब है कि पानी को एक ही झटके में रोकने के बजाय उसे सीढ़ियों की तरह अलग-अलग स्तरों पर रोका और इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही समझे। इस कैस्केड या श्रृंखला वाले सिस्टम से पानी का दबाव भी कम होता है, हर राज्य को अपने हिस्से की पनबिजली और सिंचाई के लिए पानी भी मिल जाता है और बाढ़ का खतरा भी टल जाता है। ये रणनीति वाकई दिलचस्प है। और नक्शे पर ऐसे और भी कई कंट्रोल वॉल्व्स दिखाई देते हैं। जैसे बेतवा नदी, जो विंध्य से निकलकर 590 किलोमीटर बहती है, उस पर राजघाट बांध, पारीछा बांध और माता टीला बांध बने हैं। हाँ, माता टीला बांध काफी प्रमुख है। और सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलकर 784 किलोमीटर का सफर तय करती है, उसके लिए बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी सूची में शारदा नदी पर बना पंचवेश्वर बांध और यमुना पर मौजूद ताजेवाला बैराज और सोब नदी का बांध भी शामिल है। यहाँ बैराज और बांध के बीच का तकनीकी फर्क समझना भी जरूरी है शायद। हाँ, देखिए, बांध पानी को एक बड़ी झील के रूप में इकट्ठा करता है, जबकि बैराज पानी के बहाव की दिशा को मोड़ता है, जिसे नहरों की तरफ पानी भेजना हो तब। तो अगर नदियां इस पूरे भौगोलिक शरीर की विशाल धमनियां हैं और बांध उनके फ्लो को कंट्रोल करने वाले वॉल्व हैं, तो शरीर के आंतरिक अंगों का क्या? आंतरिक अंग? मतलब वो संरचनाएं जो एक ही जगह टिककर पूरे स्थानीय इलाके को जीवन देती हैं। मैं झीलों की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। नदियां बहती रहती हैं, लेकिन झीलें एक जगह रुककर स्थानीय पर्यावरण के फेफड़े या गुर्दे की तरह काम करती हैं। बिल्कुल। अगर नदियां होलसेल सप्लायर हैं, तो झीलें हमारे रिटेल आउटलेट हैं। हाँ, ये भूजल स्तर को रिचार्ज करती हैं और उन दूरस्थ इलाकों को जीवन देती हैं, जहां से कोई बड़ी नदी सीधे तौर पर नहीं गुजरती। लेकिन एक झील बनती कैसे है? मान लिया कि कृत्रिम झीलें इंसान ने गड्ढा खोदकर या पानी रोककर बना दी, जैसे कुलपहाड़ का बेला सागर ताल या झांसी के बुंदेलखंड किले के पास स्थित बरुआ सागर ताल। नेशनल हाईवे 19 पर मौजूद राजा का ताल भी एक जलाशय ही है। लेकिन ये प्राकृतिक झीलें कैसे जन्म लेती हैं? प्राकृतिक झीलों के बनने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक होती है। खासकर ऑक्सबो लेक का निर्माण। ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। हाँ, गोरखपुर के रामगढ़ ताल को ही ले लीजिए, यह राप्ती नदी के अवशेषों से बनी है। एक मिनट, अवशेषों से मतलब नदी पीछे कुछ छोड़ गई? ये कैसे होता है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई नदी मैदानी इलाके में बहती है तो वो सीधी रेखा में नहीं चलती, वो सांप की तरह बल खाते हुए बड़े बड़े घुमाव लेकर बहती है। अच्छा, मिएंडरिंग करते हुए। बिल्कुल। समय के साथ नदी के तेज बहाव के कारण उस घुमाव का बाहरी किनारा कटता रहता है और अंदरूनी किनारे पर मिट्टी जमा होती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब वो घुमाव इतना बड़ा हो जाता है कि नदी उस पूरे लूप को छोड़कर सीधा रास्ता अपना लेती है। अरे वाह! और जो पानी का लूप पीछे छूट जाता है, वो घोड़े की नाल के आकार की एक झील बन जाता है। इसी को ऑक्सबो झील कहते हैं। रामगढ़ ताल इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। क्या बात है! मतलब भूगोल खुद को लगातार दोबारा डिजाइन कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। इसी तरह बहराइच के चित्तौरा गांव में एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक झील है, चित्तौरा झील। हाँ। और यहाँ एक बहुत अजीब बात देखने को मिलती है। कौन सी बात? आमतौर पर नदियां झीलों को पानी देती हैं, हाँ, है ना? लेकिन इस चित्तौरा झील से एक पूरी नदी का जन्म होता है, टेरा नदी। हाँ, ये प्रकृति के स्पंज इफेक्ट को दर्शाता है। देखिए,
एक झील सिर्फ एक गड्ढा नहीं होती, ये एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है जो बारिश और भूजल को सोख लेती है। अच्छा। जब ये स्पंज पूरी तरह से भर जाता है तो पानी एक धारा के रूप में रिसने लगता है, जो आगे चलकर एक नदी का रूप ले लेती है। अब यहाँ एक और सवाल है जो मुझे थोड़ा परेशान करता है। जब इन झीलों के प्रबंधन की बात आती है तो हमारे स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश में इनकी देखभाल जल बोर्ड या सिंचाई विभाग नहीं करता। हाँ, ये सच है। इनका प्रबंधन उत्तर प्रदेश वन विभाग के पास है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जिम्मेदारी वन विभाग को क्यों दी गई? पानी का महकमा पानी के विभाग के पास क्यों नहीं है? क्योंकि झील को सिर्फ पानी का एक टैंक समझना बहुत बड़ी गलती है। एक झील अपने आप में एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब एक इकोसिस्टम। अच्छा, इस नजरिए से मैंने सोचा नहीं था। इसके पानी के अंदर के सूक्ष्म जीव, इसके किनारों पर उगने वाली खास तरह की वनस्पतियां, वहां की मिट्टी और उस पर निर्भर रहने वाले वन्य जीव, ये सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। अगर सिर्फ पानी को देखा जाए और आसपास के जंगल या मिट्टी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो झील सूख जाएगी। इसीलिए वन विभाग इसे एक जीवित इकाई मानकर इसका प्रबंधन करता है। इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण कानपुर के बिना झाबर में स्थित मोती झील है। हाँ, मोती झील। ये एक कृत्रिम झील है, लेकिन इसे लंग्स ऑफ कानपुर कहा जाता है। मतलब एक अत्यधिक औद्योगिक शहर में ये झील हवा को साफ करने और तापमान को नियंत्रित करने का काम कर रही है। बिल्कुल। और मथुरा का गोकुल बैराज भी कुछ इसी तरह स्थानीय पर्यावरण और जरूरतों को संतुलित करता है। सही बात है। और वन विभाग के इस प्रबंधन का सबसे बड़ा और जादुई परिणाम तब देखने को मिलता है जब सर्दियां आती हैं। सर्दियों में क्या होता है? जब इन झीलों के आसपास का पारिस्थितिकीय तंत्र सुरक्षित रहता है तो ये सिर्फ इंसानों के ही काम नहीं आता। ये एक ऐसी घटना को जन्म देता है जो स्थानीय भूगोल को सीधे वैश्विक मानचित्र से जोड़ देती है। ओह, आप अप्रवासी पक्षियों की बात कर रही हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। बिल्कुल। ये हिस्सा तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हर साल साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो और सुरखाब जैसे पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर प्रदेश की इन झीलों पर आते हैं। सोचकर देखिए, एक साइबेरियन क्रेन रूस के जमे हुए टुंड्रा से उड़ान भरती है। वो हिमालय के खतरनाक और ऊंचे पहाड़ों को पार करती है। बाप रे, इतनी लंबी यात्रा! इस पूरी यात्रा में उसे बेहद ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर बीच में उसे आराम करने और खाना खाने के लिए कोई जगह ना मिले तो वो आसमान से गिर जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, इन पक्षियों के पास कोई सैटेलाइट नेविगेशन या कंपास तो होता नहीं है, तो वे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ या आगरा की किसी खास झील को कैसे ढूंढ लेते हैं? इन पक्षियों के दिमाग में ना एक प्राकृतिक जीपीएस होता है। अच्छा। हाँ, वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड्स को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा वे उन्हीं नदियों का इस्तेमाल विजुअल लैंडमार्क के तौर पर करते हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। मतलब नदियां उनके लिए रास्ता बताने का काम करती हैं। बिल्कुल। आसमान से ये नदियां उन्हें चमकते हुए हाईवे जैसी दिखती हैं, जो उन्हें सीधे झीलों तक ले जाती हैं। ये एक अविश्वसनीय कनेक्टिविटी है। और इसमें सबसे खूबसूरत विडंबना तो ये है कि कुछ पक्षी अभयारण्य इंसान द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, जैसे आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित कीठम झील। बिल्कुल। यह एक कृत्रिम झील है जिसे इंसान ने बनाया था, लेकिन प्रकृति ने और इन पक्षियों ने इसे इतना अपनाया कि आज ये एक राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य बन चुका है। और अलीगढ़ के पास स्थित शेखा झील की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है। ये भी एक कृत्रिम झील है जो आज प्रवासी पक्षियों का एक बहुत ही लोकप्रिय ठिकाना है। हाँ। जब वन विभाग इन जगहों पर मानवीय दखलंदाजी को कम करता है और वहां की मछलियों और वनस्पतियों को पनपने देता है तो साइबेरिया का एक पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से उसे अपना विंटर होम बना लेता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो जो एक्सरे हमने शुरुआत में देखा था, अब वो सिर्फ नीली रेखाओं का जाल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह दिखने लगा है। तिब्बत के मापचा-चुंगो या गंगोत्री जैसी ग्लेशियर इस मशीन के इंजन हैं। गंगा, यमुना और घाघरा जैसी नदियां इस ऊर्जा को ढोने वाली धमनियां हैं। और जो बहुराज्य बांध हैं, वे इस ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले स्मार्ट वॉल्व हैं, जो बिना किसी राजनीतिक सीमा के संसाधन को संतुलित करते हैं। और अंत में वो स्थानीय झीलें जो इस मशीन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जहां ये सारा पानी ठहरता है और जीवन को जन्म देता है। हाँ, ये पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। अब सर,
भूगोल की किताबों में ग्लेशियर, नदियां, बांध और वन्य जीव अलग-अलग अध्यायों में पढ़ाए जाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आज की चर्चा ये साफ कर देती है कि प्रकृति के नक्शे पर कोई भी चीज अलग-थलग नहीं है। ये सब एक ही कहानी के अलग-अलग अध्याय हैं। बिल्कुल, और यही वो विचार है जिसके साथ आज के इस डीप डाइव को विराम दिया जाना चाहिए। जरा इस बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सोचा जाए। अगर किसी कारण से तिब्बत के उस दूरस्थ ग्लेशियर में कुछ बदलाव होता है या विंध्य के पहाड़ों पर बारिश का पैटर्न बदलता है, तो नदियों का बहाव बदलेगा। हाँ, बहाव बदलेगा तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बांधों का गणित गड़बड़ा जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और जब वो गणित गड़बड़ाएगा तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की किसी झील का पानी सूख जाए। और अगर वो झील सूखी? हाँ, और अगर वो झील सूखी तो हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से उड़कर आने वाले उस एक अकेले पक्षी को शायद उतरने के लिए कोई जगह न मिले। नक्शे पर खींची गई हर एक नीली रेखा, हर एक कंक्रीट का बांध और हर एक छोटी सी झील अदृश्य धागों से जुड़ी हुई है। सच में ये सोचने पे मजबूर कर देता है। तो अगली बार जब कोई भी किसी नक्शे को देखे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उन सूखी रेखाओं के पीछे धड़कते हुए इस पूरे जीवन चक्र को महसूस किया जा सके।